बारिश हो रहा है सर अभी। सर बालकनी में आके बैठल है इसीलिए। बैठल है, वाह, कहाँ सब से सीखे? बिहारी हैं सर। चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो सबसे पहला होता है वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा क्या था? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इसी को डिटेल में पढ़ना है, इसी पे न्यूमेरिकल करना है, ठीक। तो अभी इससे हम लोग एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और इसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। मतलब हाफ लाइफ कैलकुलेट क्या करेंगे, मतलब हाफ लाइफ होता है सबका, हाफ लाइफ हम लोग इसको बोलते हैं टी हाफ, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, और दोनों का कुछ फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग समझेंगे अभी। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले तुमको यह समझने का जरूरत है यहाँ पर कि जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मतलब एन इज इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो, है ना। अब हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, जनरल रिएक्शन। कोई रिएक्टेंट था ए, ठीक है, ये रिएक्टेंट, उससे प्रोडक्ट बना बी, ठीक। तो अगर यहां पर टाइम जीरो है, t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पे अगर हम बोल रहे हैं कि इनिशियली जो रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट है, ये ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। तो इनिशियली ये ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम सी नॉट बोल रहे हैं, इसका ए का कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? जीरो, क्योंकि टाइम जीरो है। अगर कोई टाइम ही लगा नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? टाइम जीरो है तो कहां प्रोडक्ट बनेगा? जीरो, ये स्टार्टिंग में भी बताए थे हम। और ये सी नॉट किसका कॉन्सेंट्रेशन है? रिएक्टेंट का, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नॉट का मतलब यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अब t इज इक्वल्स टू टी हो गया, मतलब कुछ टाइम बीत गया, t इज इक्वल्स टू टी सेकंड हो गया, मतलब कुछ टाइम बीत गया। तो अब हमको प्रज्ञा बताएगी कि कुछ देर बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा? रिएक्टेंट का घटेगा सर। रिएक्टेंट का घटेगा। क्यों घटेगा? अभय बताएगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ देर बाद क्यों घटेगा? क्योंकि रिएक्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में वो उसका कॉन्सेंट्रेशन खर्च होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। किसका? रिएक्टेंट का, ठीक है ना। तो मान लो कि सीटी बन गया, सी नॉट से सीटी हो गया वो, और ये जो प्रोडक्ट बना ये मान लो बीटी, ठीक है, प्रोडक्ट को बीटी बोल दे रहे हैं, ठीक। तो अब अगर हम लोग इस रिएक्शन का, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट लिखने से क्या है ना, इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, डी मतलब डिफरेंशिएशन, है ना। तो चलो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका? सिर्फ रिएक्टेंट का लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस, ये क्या है? ए, तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। अब तुम बताओ राज, यहां पर माइनस हम क्यों लगाए हैं? माइनस क्यों लगाए यहां पर? सर क्योंकि रेट का भी सर माइनस में नहीं ना रह सकता है। हाँ, तो यहाँ पर जो और एक नेगेटिव साइन आएगा, वो अंदर से जो नेगेटिव साइन आएगा इस ए से, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो ये रेट हो गया। अब इसी रेट को और कैसे लिख सकते हैं? क्या इसी रेट को लिखने का ये है क्या? ये जो अभी हम लिखे आर ओ आर का मतलब क्या है? रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये अभी हम रेट लिख दिए, किसका? रिएक्टेंट का सिर्फ लिखे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं करना है। ये हो गया। अच्छा, रेट लिखने का एक और तरीका है, एवरेज रेट, है कि नहीं? लेकिन एवरेज रेट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अभी हम यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है उसका यूज करेंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, हम हल्का से बताते हैं तुम लोग को। रेट लॉ एक्सप्रेशन,
रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? तो जैसे अगर एक रिएक्शन है, ये बी ऑफ बी मेक्स सी ऑफ सी, ये रिएक्शन है एक, ठीक है। इस रिएक्शन में यहाँ ए बी सी ये सब क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस रिएक्शन का रेट, ये दोनों दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो तुम लोग बोलेगा कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या बोलेगा? प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बोल सकता है, ठीक है। इसका पावर x, इसका पावर y। ए और बी दोनों रिएक्टेंट है जिसके प्रोपोर्शनल है रेट, जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका उतना ही यहाँ पर तेजी से ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? कांस्टेंट k। तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर x, इसका पावर y। और यहाँ पर अगर x प्लस वाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तुम बताओ प्रज्ञा, x प्लस वाई करने से क्या मिलेगा? दोनों का पावर ऐड कर, हाँ n मिलेगा। n मिलेगा। n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ऑर्डर रिएक्शन का, अगर ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो n का वैल्यू अगर जीरो होगा तो इसका मतलब यही है कि a का भी पावर जीरो होगा और b का भी पावर जीरो, तो एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1। तो फाइनली यहाँ पर रेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? k के इक्वल, ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं? तो अब पीछे चलो उसी को अप्लाई करते हैं। अब हम लोग रेट लिखेंगे यहाँ पर, चलो। तो रेट किसका लिखते हैं? जो पीछे अभी हम तुमको जो समझाएं, ये वाला देखो, ये जो अभी हम तुमको समझाएं, ये पूरा इतना बड़ा रिएक्शन था, लेकिन जो हम यहाँ पर रेट लिखे हैं वो सिर्फ किसका लिखे हैं? सिर्फ रिएक्टेंट का लिखे हैं, सिर्फ रिएक्टेंट। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाए, फिर रेट फाइनली के आ गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट का डिस्कशन सिर्फ किए। वैसे ही यहाँ पर भी तुमको करना है। यहाँ पर जैसे ये वाला रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अब रेट लिखो, कौन सा रेट? जो अभी हम जस्ट दिखाए तुमको, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ अगर रेट लिखेंगे तो क्या होगा? तुम बताओ अब, है इसका रेट कैसे लिखाएगा? इसका रेट, ये वाले का, ये रिएक्शन का रेट, जैसे पीछे लिखे ना रेट लॉ एक्सप्रेशन, पहले बोलेगा कि तुम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बोलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है इसीलिए, ठीक है। अब इसका पावर तुमको नहीं पता है तो x रहने दो, ठीक। या फिर n बोल सकता है कि इसका पावर n होगा। n मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? रिएक्टेंट। तो इसका पावर n रख दिए। अब पता नहीं है अभी कि n का वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर रेट इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएगा तो क्या लगाएगा? कांस्टेंट k। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के k कांस्टेंट लगा दिए, ठीक है। तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर क्या? n। अब स्टार्टिंग में n हम लोग कितना लिए थे? जीरो, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो n का वैल्यू यहाँ कितना डालेंगे? जीरो। तो क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू k, है कि नहीं? तो तुम ये बोल सकता है कि एक ही रिएक्शन को लिखने का दो तरीका हो गया, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहां से जो लिखे हैं वो क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एक रिएक्शन को लिखने का ये यही रिएक्शन था, इसी को लिखने का दो तरीका नहीं हो गया? एक ये वाला और एक ये वाला। किसी को इसमें दिक्कत है? तुमको समझ में आया आदित्य? सर हमको एक बार रिवाइज करके बता दीजिए। नहीं समझे, कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन सा वाला नहीं समझा? ये समझ में आया? नीचे वाला, ये वाला? सर वो समझ गया हाँ चलो, सर, उसके नीचे वाला। अच्छा चलो कंपेयर करते हैं एक बार ना हम लोग। चलो, जैसे ये रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है A, उससे प्रोडक्ट बन रहा है B, ठीक, प्लस C। चलो दो प्रोडक्ट बने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है? ये सिर्फ A है, सिर्फ यहाँ पर रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमको कोई बोला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो देखो इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड करेगा? जैसे यहाँ पर देखो दो रिएक्टेंट था, A और B, A और B दो रिएक्टेंट था,
तो रेट इन्हीं दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। देखो ये जो ऐसे सिंबल लगा रहे हैं ना ब्रैकेट, इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे, इस वाले ए पे, यहाँ पर रिएक्टेंट पे, तो यहाँ भी रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अब इसका पावर तुम क्या लेगा, ए का पावर, ए का पावर तुम एन लिख सकता है, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई लिखे थे ना, एन भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एन लिख लिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएगा तो कांस्टेंट देगा के, जैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट के दिए, वैसे यहाँ पर भी, ठीक, ए का पावर एन, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में तुमको बताएं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर का मतलब एन का वैल्यू जीरो, जीरो ऑर्डर ही बोल रहे हैं तो एन का वैल्यू जीरो, और एन का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या बोल रहे थे अभी से बार बार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो एन का वैल्यू जीरो, तो एन का वैल्यू जीरो पुट करेगा तो एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा के, तो रेट कितना आ गया के। क्या कुछ समझ में आया तुमको राज कि नहीं आया? नहीं सर, कंफ्यूजिंग। इससे कंपेयर, अब इससे करो, देखो इससे ये वाला करो, जैसे B प्लस सी मेक्स डी, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको कोई बोला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, देखो सबसे बार बार हम बोल रहे हैं ये जो हम लिख रहे हैं इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे तो फिर लिखेंगे वही चीज, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, क्योंकि यही दोनों रिएक्टेंट है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ ए था तो इसीलिए इधर ए लिख रहे थे, यहाँ पर बी और सी दोनों है तो इसीलिए बी और सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या देंगे, कांस्टेंट के, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हुआ। तो अब इसका पावर कितना होगा, मान लो ये x होगा ये y होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो x का पावर मतलब ऑर्डर ऑफ n जीरो है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर k, b का भी पावर जीरो और c का भी पावर जीरो, तो फाइनली कितना आ जाएगा k, समझा? हाँ सर, समझ गए। सब एक ही बात है, ठीक है। हाँ सर। इस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है, n का वैल्यू क्या होगा, एन ऑर्डर जीरो है तो ये सब हमेशा इस जो रिएक्टेंट रहेगा उसका जो केस रहेगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर हम लोग को जीरो पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। देखो बार बार जीरो पुट हो जा रहा है, अरे लाइट चला गया। सर हमको एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। अच्छा हम लोग मतलब कोई भी रिएक्शन कब कैसे लिखेंगे, मतलब जैसे इंस्टेंटेनियस रेट पे कब लिखेंगे, एवरेज रेट पे कब लिखेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ हम लोग ना देखो कोई भी रिएक्शन जैसे है अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो क्लियर होगा, ये बात तो पहले। दूसरा बात ये कि कोई भी रिएक्शन का हम लोग इंस्टेंटेनियस वाला रेट लिखते हैं, सॉरी हाँ इंस्टेंटेनियस वाला रेट ऑलवेज, मतलब जो लिख रहे हैं ना डिफरेंशियल वाला डी बाई डी एक्स, उस फॉर्म में लिखेंगे इंस्टेंटेनियस। और कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बोलेगा तुमको ग्राफ बनाने के लिए, तो जहां ग्राफ बनाने बोलेगा वहां एवरेज रेट लिखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है ना पीछे, उसको एक कोई भी क्वेश्चन रीड करके देखना, तो वहां पर मेंशन किया हुआ रहेगा कि इंस्टेंटेनियस का यूज है या फिर एवरेज का यूज है, समझी? तो यही दो यूज हो रहा है बार बार, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। अभी जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये अलग ही चीज है, ये रेट लिखने का एक और तरीका है, लेकिन तुमको आना चाहिए इंस्टेंटेनियस वाला अच्छे से, क्योंकि हम जितना न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत करवाए सब किस पे बेस्ड था, सब इंस्टेंटेनियस का था, इंस्टेंटेनियस वाला ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे ना तब समझ में आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं, समझी? इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। ये तो अभी चल ही रहा है, बस खत्म हो जाएगा ये चैप्टर एक दो दिन में, उसके बाद पूरा चैप्टर को हम समराइज करवाएंगे, तब समझ में आएगा। देखो देखो यहाँ ये वाला समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? हाँ। तुमको समझ में आ गया प्रज्ञा? ये हाँ आ गया। तो यहाँ आप देखो वही किए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस वाला तो तुम लोग को आता ही था, तो इंस्टेंटेनियस वाला लिख दिए, और रेट लॉ एक्सप्रेशन थोड़ा नया हो गया, उसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर एन ऑलवेज जीरो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो ये दो एक्सप्रेशन आ गया। तो अब तुम खुद सोचो, एक रिएक्शन का रेट इतना है, दूसरा बार उसका रेट क्या आ रहा है, तो ये रेट और रेट आपस में इक्वल नहीं होगा, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं कि पहले हम लोग लिख रहे हैं कि रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, ये लिखे। फिर लिख रहे हैं रेट इज इक्वल्स टू के, ये दो एक्सप्रेशन आया पीछे, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे k इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, लिख सकते हैं ना? तुमको समझ में आ रहा है राज? हाँ सर। अब यहाँ पर टॉपिक जो लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, देखो जैसे तुम यहाँ पढ़ेगा, क्या पढ़ रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये सब तीनों लिखने से पहले ना एनसीईआरटी ऐसे लिखा है उसको, टॉपिक को इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऐसे लिखा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऐसे करके टॉपिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब हम लोग दोनों में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा अभी। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया दोनों तरफ। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन वाला को इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी सी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम सी के इक्वल बोल रहे हैं, सी का मतलब भी कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखेगा उसका मतलब भी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसीलिए यहाँ पर सी लिख दिए, ठीक है? अब जब किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये वाला तो फिर भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ dt लगा देते हैं, चलो dt के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी dt और यहाँ भी dt, दोनों को dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है? अभी भी कुछ बचा हुआ है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां लिमिट लगाते हैं, है कि नहीं? जब इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट, बिना लिमिट का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है? तो ये dt और dt तो कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। अब लिमिट कैसे पुट होगा, तो इसका 0 से लेकर t लिखते हैं। 0 से लेकर t का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, जो टाइम था वो इनिशियली कितना था, 0, बाद में वो t हो गया, तो इसीलिए 0 से लेकर t, समझ में आया? टाइम पहले 0 था, फिर बाद में t हुआ, तो इसीलिए 0 से लेकर t लिख रहे हैं, लिमिट 0 से लेके t। अब इधर वाला क्या है, ये जो माइनस डीसी है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये एक टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कैसे आ रहा है, C0 से CT हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का C0 से CT। तो हमको अभय तुम बताओ कि C0 बड़ा है कि CT बड़ा है, C0 बड़ा है कि CT बड़ा है, बताओ? C0 बड़ा है, क्योंकि C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो C0 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन CT, ठीक है? तो हम लोग लिमिट में लिखेंगे C0 से लेके CT तक, तो क्या लिखेंगे लिमिट में, C0 से लेके CT तक, ठीक है? ये लिमिट पुट कर दिया तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बताएगा, क्या नाम है राज, बताओ dt का इंटीग्रेशन, बोलो। सर t होगा। यहाँ पर फिर C0 से लेके, तो यहाँ पर बचा dc माइनस ऑफ, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c आएगा, माइनस बाहर रखते हैं, C0 बाई CT। इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा हमको लगता है, के हमको लगता है, बाकी किसको आता है डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, ऐसे समझ सकता है जिसको नहीं आता है। चलो, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली, ये करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 क्या होगा, t इज इक्वल्स टू, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली क्या आएगा, kt इज इक्वल्स टू माइनस ct प्लस C0, ये आ गया, ठीक है? सवाल ये है कि क्या मतलब बनता है ये सबका, तो देखो जो डेराइव करके जो फॉर्मूला आया है वो है Ct इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस C0, ठीक है? ये देखो
Ct इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। यहां पर सी नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसका है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। क्योंकि तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो या इंस्टेंटेनियस लिखो, सब तो हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, प्रोडक्ट का कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। सीटी मतलब क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के का मतलब क्या है प्रज्ञा? कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। और टी यहां पर क्या है आदित्य? टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टाइम। चलो अब यहां सबसे पहले तो तुमको ये जो एक्सप्रेशन हम लिखे हैं, ये किसका एक्सप्रेशन है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखे हैं। और ये एक्सप्रेशन तुमको याद होना चाहिए। देखो इसी एक्सप्रेशन को एनसीईआरटी ऐसे लिखा है, देखो ये वाला एक्सप्रेशन को, यही सेम एक्सप्रेशन को, आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस के नॉट। इसका क्या मतलब है? अब प्लस आर नॉट, सॉरी सॉरी, प्लस आर नॉट। ये आर आर क्यों लिख रहा है? तो आर से ये बताना चाह रहा है कि ये सारा जो डिस्कशन है सब रिएक्टेंट के लिए है। समझ में आया? तो तुम चाहे ये याद रख लो या ये याद रख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सब किसका बात है? सब यहां पर रिएक्टेंट का डिस्कशन है। और ये जो इक्वेशन आया है, ये किसका इक्वेशन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब इसका एक ग्राफ भी आता है, एक बार बहुत क्वेश्चन जैसे आता है, जैसे ऐसे रहेगा कि पहले तो तुमको इस एक्सप्रेशन पे एक क्वेश्चन दे देगा और फिर ग्राफ प्लॉट करने बोलेगा। जैसे अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन दे दिया है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करने बोलता है, ठीक है। देखो ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले तुम बताओ हमको राज, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का, वो ऑलवेज घटता है कि बढ़ता है? घटेगा ना। घटेगा नहीं ऑब्वियसली। क्यों घटेगा? हाँ, सर घटेगा क्यों? तुम बोल सर सही क्योंकि रहा। जब रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन घटेगा ही, क्योंकि बहुत सारा ये ऐड नहीं सर, ध्यान नहीं है ये क्यों घटेगा, मतलब एक्चुअल रीजन। घटेगा इसीलिए क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाना है। रिएक्टेंट को क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। जैसे तुम चाय ये हाँ बनाता है सर, ना, प्रोडक्ट भी कन्वर्ट होता है। हाँ, तो वो खुद तो बर्बाद हो जाएगा ना रिएक्टेंट। जैसे अगर तुम ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, चाय बनाता है, तो क्या होता है उसमें? जब तुम चाय बना लेता है तो तुमको वहां पर दूध, चाय पत्ती सब नजर आता है? चाय पत्ती नजर आता है? नजर भी आता है तो उसका बहुत खराब नहीं सर, कंडीशन चाय होता है। पत्ती को तो छान के हटा देते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अगर वो नजर भी तुमको आ रहा है तो बहुत खराब कंडीशन रहता है उसका, समझ रहा है? हाँ तो सर। वो अपना कंडीशन कहाँ बर्बाद कर लिया? चाय बनाने में। और चाय क्या है? प्रोडक्ट। हाँ सर। और वो चाय पत्ती क्या था? हाँ सर। रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हाँ सर। पूरा खुद को क्या कर लिया? डिस्ट्रॉय कर लेता है प्रोडक्ट बनाने में। तो तुम ये बोल सकता है कि चाय पत्ती का कंसेंट्रेशन पूरा घट गया। कैसे घटा? तो जो चाय हाँ खौल रहा था वो उसको पूरा सोख लिया। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ सीन हो रहा है। सब डिस्कशन किसका होगा? रिएक्टेंट का। तो अब ये सब कहानी हम क्यों बात किए? क्योंकि तुम क्लास 11th में पढ़ा होगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हाँ पढ़ा होगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां पर m का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मिलाओ, ये दोनों एक्सप्रेशन को मिलाओ, तो यहां c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कौन हो जाएगा? आर नॉट। अच्छा, c का मतलब यहां पर क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन y एक्सिस। c का मतलब रिप्रेजेंटेशन इन y एक्सिस। x एक्स एक्स एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को, क्योंकि x टाइम के इक्वल। और m
क्या होता है स्लोप, तो स्लोप यहाँ पर क्या होगा माइनस के, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। तो इसी के हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस में कौन रिप्रेजेंट होगा, टाइम। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स और टाइम दोनों रिलेटेड है। और वाई एक्सिस में कौन रिप्रेजेंट होगा, ये वाला आर नॉट, क्योंकि ये सी किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को। ठीक है, देखो तो ग्राफ इसका जो बनेगा, ये किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो देखो एक्स एक्सिस में किसको रखेंगे, टाइम को टी लिख दे रहे हैं। यहां पर टाइम क्या होगा, जीरो ओरिजिन पे। ठीक है, और वाई एक्सिस में किसको रखना था, आर नॉट को। तो चलो यहां आर नॉट रख लेते हैं, और एक्स एक्सिस में टाइम रख दिए। ये लो एक्स एक्सिस में टाइम रखा गया। ठीक है, अब तभी से हम लोग यही बात डिस्कस किए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज घटता है, तो लोग घटा दे रहे हैं, घटते गया प्रोडक्ट बनाने के लिए, फाइनली यहां पर पहुंच गया घटते घटते। ठीक है, और ये वाला जो लाइन बना है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। तो अब तो यहां पर सवाल पूछता है, ग्राफ तो तुम बना लेगा, आसान सा ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। कभी कभी पूछता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्लोप क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, माइनस के। देखो है ना माइनस के, स्लोप क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, माइनस के। तो ये सब जो अभी हम पीछे डराइव किए हैं, देखो ये जो इतना डेरिवेशन बताए हैं कोई जरूरत नहीं करने का। ठीक है, ये सब जब टीचर लोग जब पढ़ाता है ना, तो ये सब डराइव करके दिखाता है, ताकि तुमको थोड़ा सा समझ में आए कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो डराइव करके लेके आ गए, ये सब डेरिवेशन में दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको तो मार्क्स स्कोर करना है ना, ये सब से क्या मतलब। ठीक है, पेपर पूरा बनना चाहिए, तो तुमको बस ये याद रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, ये ग्राफ, ये वाला एक्सप्रेशन, और ये सब का मतलब क्या है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, और ये तो आना चाहिए। देखो ये वाला जो इधर लिखे हैं ये पेज में, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो यहाँ पर लिखे हैं, और ये इंस्टेंटेनियस रेट, ये सब तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो ये सारा डिस्कशन किसके लिए हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो चलो हम अब एक लास्ट चीज बचा है। अरे लाइट चल गया, शिट शिट शिट। मोबाइल में फ्लैशलाइट ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया है। आदित्य बोल रहे हैं कि मोबाइल में फ्लैशलाइट ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया, अगर वीडियो ऑन कर रहे हैं तो फ्लैशलाइट ऑफ हो जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? हाँ तो सर वीडियो में फ्लैश लाइट ऑन कर ली। हाँ अभी आ गया लाइट। लक नहीं बेवकूफ, नीचे ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। हाँ। अरे तुम लोग को तो आता है देखो अब लास्ट एक चीज बच गया। अच्छा, वो होता है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ना न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ को तुमको याद रखना बस। हाफ लाइफ मतलब आधा टाइम। हाफ लाइफ का क्या मतलब है, हाफ टाइम, तो इसीलिए यहां पर टी हाफ लिखते हैं, इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2k। तुम बताओ तो अभय, आर नॉट का क्या मतलब है, आर नॉट का मतलब वाई एक्सिस। आर नॉट का मतलब वाई एक्सिस, जंगली आदमी। आर नॉट का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओ अच्छा, यहां जैसे लिखे हैं ना, जैसे सी नॉट लिखे थे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आर नॉट भी तो वही चीज है। सी नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट, सी टी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, सब एक ही बात है। चलो के का मतलब यहां पर क्या है, राज जल्दी बताओ। स्लोप, सही बात है। नहीं, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म्स बताएगा, क्या बोल रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म्स बताएगा तो क्या होगा, के रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, एग्जैक्टली।
ठीक है, और टी हाफ मतलब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हाफ लाइफ तुमको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है, और ग्राफ। तो ये पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्टडी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। अब नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन का वैल्यू क्या होगा? 1। एन का वैल्यू 1 होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसका एक्सप्रेशन और ग्राफ दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी जो जो हम लिखेंगे वो तुम लोगों को कल याद होना चाहिए। ठीक है, इसका जो जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिखे ना,